नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे चुनाव। गुलाम नबी आजाद ने किया ऐलान, महागठबंधन पर जल्द हो सकता है फैसला। मुलायम सिंह यादव नहीं उतारेंगे अपने उम्मीदवार, अखिलेश को सौंपी 38 समर्थकों की सूची। शिवपाल यादव का नाम नहीं। लंबी सीट पर प्रकाश सिंह बादल को चुनौती देंगे अमरिंदर सिंह। बादल को उनके घर में हराने का दावा। गोवा में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। उत्तराखंड में टिकट बंटवारे पर बीजेपी नेताओं में नाराजगी। देहरादून में पार्टी मुख्यालय पर प्रदर्शन। कांग्रेस बीएसपी से आए लोगों को टिकट देने का विरोध। बातचीत के लिए आतंकवाद से नाता तोड़े पाकिस्तान। रायसीना डायलॉग में बोले प्रधानमंत्री, दुनिया के विकास के लिए भारत की तरक्की जरूरी। और आइए देखते हैं पहली खबर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद ने आज इसका ऐलान किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन पर फैसला जल्द होगा। इस बीच रामगोपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल की है। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब कांग्रेस से गठबंधन को आखिरी रूप देने में जुट गए हैं। उन्होंने मंगलवार को लखनऊ में कहा कि कांग्रेस से गठबंधन का ऐलान 1-2 दिन में हो जाएगा। इसके तुरंत बाद कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब जो निटी ग्रिटी है, कैसे कौन सीट किसको कितनी नंबर, ये इस पे अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं तो बता रहा हूँ कि अगले 24-48 घंटे में वो उस पे हमारी चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मुख्यमंत्री उम्मीदवार शीला दीक्षित ने इसका स्वागत किया। उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए गठबंधन को जरूरी बताया। शीला दीक्षित ने मुख्यमंत्री पद से दावेदारी वापस लेने की भी बात कही। अब अगर जो पार्टीज इकट्ठी हो जाती तो दो शक्लें तो हो नहीं सकती, तो मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं विड्रॉ कर रही हूँ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी संकेत दे चुकी है कि गठबंधन में आरएलडी को भी शामिल किया जाएगा। आरएलडी का पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रभाव है। बिहार की तर्ज पर तीनों दल न्यूनतम साझा कार्यक्रम का ऐलान भी कर सकते हैं। श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से उत्तर प्रदेश में भाजपा को पराजित करने के लिए समान धर्मी दलों के साथ वो कोई तालमेल का प्रस्ताव लाएंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। छोटे छोटे दलों को साथ लें और कोशिश करें कि दक्षिणपंथी अधिनायकवाद को ऐसी शिकस्त दी जाए जो 2019 का एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रख दे। खबर है कि मुलायम सिंह यादव ने भी 38 उम्मीदवारों की एक सूची अखिलेश यादव को सौंपी है। इसमें शिवपाल यादव का नाम नहीं है। वहीं पहले दौर की अधिसूचना जारी होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में नामांकन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में वोटों का बंटवारा रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ आने का मन बनाया है, लेकिन इसके औपचारिक ऐलान से पहले इन दोनों पक्षों के अलावा मुलायम सिंह यादव गुट के भी कुछ उम्मीदवारों को एडजस्ट करने पर मंथन जारी है। मकसद साफ है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि किसी भी भितरघात की संभावना को बरकरार न रखा जाए। लखनऊ में कर्नल सरोज दास और दिल्ली में कृति मिश्रा के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की राजनीति और लखनऊ में क्या हलचल है, इस पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की सांसद और प्रवक्ता रंजीता रंजन है। रंजीता, स्वागत है आपका। और लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा हैं। पंचानन, आपका भी स्वागत है। पंचानन, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, खबरें मिल रही थी कि आज एक अहम बैठक हो रही है जिसमें गठबंधन को लेकर अहम चर्चा है। हालांकि ये सिर्फ ऐलान बाकी है औपचारिक तौर पर, लेकिन क्या कुछ हलचल, क्या खबरें मिल रही हैं? जी हाँ कविन, देखिए हम लोग इस वक्त लखनऊ में हैं और मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही खड़े हुए हैं। यहाँ करीब 1 घंटे तक बैठक चली थी और करीब यहाँ पर रामगोपाल यादव, नरेश यादव और उसके अलावा किरण नंदा ये यहाँ पर आए हुए थे। उसके पहले भी आज दिन में बैठकों का दौर चला था। अखिलेश यादव ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में ये साफ किया था कि आज दिन भर बैठकें चलेंगी और सूची फाइनल होगी और महागठबंधन की रूपरेखा तय की जाएगी।
कल अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे है, तो बहुत कुछ उम्मीद है कि उसमें सामने आएगा। कांग्रेस के लीडर्स भी यहां कल पहुंचने वाले हैं। तो ये जो महागठबंधन की बात है, ये पूरी तरह शेप ले चुकी है, औपचारिक ऐलान ही बाकी है। और समाजवादी पार्टी को लग रहा है और कांग्रेस को भी लग रहा है कि अगर अब वोटों का विभाजन रोकना है और मायावती को रोकना है, जिस तरह से मुस्लिमों की बात वो कर रही है, बीजेपी को रोकना है, तो ये महागठबंधन कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो गया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और पंचानन, क्या इसमें आरएलडी भी शामिल हो रही है? क्या चर्चा इस तरह की है? यहाँ देखिए, बिल्कुल शामिल हो सकती है और सीटों की बातों पर बातचीत चल रही है। कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है और थर्ड, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मामला है तो वहां पर आरएलडी का होल्ड जो माना जा सकता है, तो उसके लिए आरएलडी को भी साथ लाने की कोशिश है। लेकिन कुब्जी जो औपचारिक ऐलान होगा उसके बाद ही कह सकते हैं। अभी फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं। शुक्रिया पंचानन इस अपडेट के लिए आपका। रंजीता रंजन हमारे साथ। रंजीता, कांग्रेस गठबंधन कर रही है समाजवादी पार्टी के साथ, अब ये तो तय दिख रहा है क्योंकि गुलाम नबी साहब ने भी कह दिया और अखिलेश यादव भी इसे कह चुके हैं। कल दोपहर उम्मीद कर सकते हैं कि अनाउंसमेंट होगा, लेकिन मैं कांग्रेस के लिहाज से जानना चाहता हूं कि जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 27 साल बुरा हाल का नारा दे रही थी, उसे अचानक समाजवादी पार्टी के अंदर या उसके साथ इतना प्यार क्यों जागृत हो रहा है? देखिए, ये हम कह सकते हैं कि समय की पुकार है और जो अभी सिचुएशन है, सबसे पहले हमें देश को देखना है और इस वक्त सेंट्रल में जिनकी गवर्नमेंट है और जिस तरह से 2.5 साल में उन्होंने आप सारी योजनाओं के साथ ये डीमोनेटाइजेशन को देख ले, घर वापसी को देख ले, आपका लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटने की सिचुएशन को देख ले और कोई भी योजना में जो वो सक्सेस नहीं हुए और जिस तरह से देश को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, देश को मेरे ख्याल 40 साल पीछे ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो अभी प्राथमिकता क्या है? अभी प्राथमिकता निश्चित तौर से वो ऐसी शक्तियों को हराना है जो शक्तियां देश हित में नहीं है। तो मेरे ख्याल से हमारी पार्टी जो कर रही है वो वक्त की पुकार है और जो सिचुएशन हम लोगों ने बिहार में बनाई थी और जो हम लोग बहुत 101% तक सक्सेस हुए, वही सिचुएशन आज यूपी में है। लेकिन रंजीता जी, 55 महीने तक जिन कार्यकर्ताओं को आपने समझाया, और राहुल गांधी के बहुत सारे बयान हैं, मगर सितंबर महीने की बात को इलाहाबाद में राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश एक पंचर साइकिल को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, यूपी में बिजली के तार छूने से डर नहीं लगता क्योंकि यहाँ तो लाइट आती ही नहीं है, किसानों का हाल बुरा है। ऐसे में उन कार्यकर्ताओं को अब ये समझाएंगे आप कि समाजवादी पार्टी के साथ कंधा मिलाकर आप वोटर को समझाइए कि विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। देखिए, निश्चित तौर से मैं उन बातों को दरकिनार नहीं करूंगी और फिर यही बोलूंगी कि जो पार्टी से जुड़ा हुआ और पार्टी के हित की बात करने वाला सच्चा सिपाही है तो वो पूरे देश को देखेगा। देश में बिजली के क्या हालात है, क्या विकास की सिचुएशन है और किस तरह से गवर्नमेंट चल रही है। तो सबसे पहले जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है और 2019 की जो तैयारी है, उसकी रूपरेखा को तैयार अगर करना है तो ये बातें, हम जब बिहार में गठबंधन हो रहा था तो बहुत सारी उसमें सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारे लोगों की बिल्कुल जेन्युइन बात है कि जो लड़ रहे होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, उनकी टिकटें कट जाती हैं, तो उनका रोष जायज है। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि एक बड़ी सफलता के लिए आखिर त्याग अपने पार्टी के सिपाहियों को ही देना पड़ता है और यह निश्चित तौर से गुस्सा होता है, लेकिन गुस्सा वही होता है जहां परिवार में प्यार होता है। तो ये चीजें निश्चित तौर से हमारे आला कमान और राहुल गांधी जी कार्यकर्ता को समझा लेंगे। रंजीता जी, क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मकसद जीत से ज्यादा बीजेपी को रोकना है, जिस तरह का आरोप बीजेपी लगा रही है? देखिए, अभी बीजेपी की तरफ से बहुत सारी बातें आ रही हैं और वो उनकी बौखलाहट और फ्यूचर की, यूपी की और पंजाब की, इवन गोवा की, उत्तराखंड की हार को दर्शाता है। तो ये खुद ही जो आगे आने वाला उनका भविष्य है, उसी की बौखलाहट सामने आ रही है। मैं उनके मामले में जो वो बोल रहे हैं, वो कहा जा सकता है कि वो खुद ही अपना पिटारा खोल रहे हैं कि वो कितने विश्वास में है कि उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। और क्या ये जो गठबंधन होगा, ये जिस तरीके का बिहार का रहा है, यानी सत्ता में सीधे भागीदारी, एक कॉमन एजेंडा, उसके तहत काम होगा, उस पर कांग्रेस आगे बढ़ेगी?
निश्चित तौर से देखिए, कांग्रेस गठबंधन कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर गैर जिम्मेदाराना बात होंगी तो उनको भी माना जाएगा। निश्चित तौर से एक मजबूत कड़ी के रूप में हम लोग महागठबंधन में आ रहे हैं और कल अगर हमारी पार्टी भी मजबूत होती है, महागठबंधन भी मजबूत होता है, तो जो मुद्दे लेकर और जो विकास की बातें कर कर, और अखिलेश जी ने बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए भी है, तो निश्चित तौर से उनके विकास के कामों में हम लोग हाथ से हाथ बटाएंगे। लेकिन जहां हमें लगेगा कि गलतियां हो रही हैं तो कांग्रेस कभी भी इस बातों से पीछे नहीं हटी है। रंजीता जी, एक आखिरी सवाल, और ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में वोटों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मैं कह सकता हूं कि जब जब कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया, उस गठबंधन के बाद यानी कि उसके ठीक अगले साल संगठन बिखरा, वोट परसेंटेज कम होता चला गया। इसके बावजूद कांग्रेस इतना बड़ा रिस्क एक बार फिर लेने को तैयार क्यों दिख रही है? निश्चित तौर से अगर एज अ कांग्रेसी मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगी कि बिहार में भी हमें अकेले लड़ना चाहिए, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक बड़ी शक्ति को हराने के लिए और एक नुकसानदेह पार्टी को हराने के लिए थोड़ी सी जो रुकावटें हैं या गिरावट है उसको झेलना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और बहुत सारे अप्स डाउन देखे हैं, तो मेरे ख्याल से ये फिक्र हम लोगों को आपसे ज्यादा है और निश्चित तौर से इस चीज को भी हम लोगों ने जहन में रखा है। और आप आगे आगे देखिए कि चाहे बिहार की बात हो, यूपी की बात हो, बंगाल की, पंजाब की, हम लोग संगठित तौर से भी मजबूत होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और सवालों के बहुत ही सीधे जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कांग्रेस गोवा में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी महासचिव और गोवा प्रभारी दिग्विजय सिंह ने आज ऐलान किया। राज्य में अब कांग्रेस का एनसीपी के साथ गठबंधन की संभावना खत्म हो गई। हालांकि उन्होंने 6 सीटों पर तालमेल की बात की। कांग्रेस ने राज्य में 34 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। गोवा के लिए पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र 23 जनवरी को जारी करेगी। दिग्विजय सिंह ने राज्य की बीजेपी सरकार पर वादों से पलटने का आरोप लगाया है। The NCP becomes very active when the elections come. Where was NCP during the last 4.5 years when Congress was fighting for the people of Goa on different issues? तो गोवा में जिस तरीके से चुनावी हलचल है और वहां पर बीजेपी के अलावा कांग्रेस और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी चुनावी रण में है और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस और एनसीपी के बीच गठबंधन हो सकता है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस अकेले चुनावी रण में उतर रही है। हालांकि 6 सीटों पर टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही थी और कांग्रेस ने आज साफ कर दिया कि एनसीपी का पिछले 1.5 साल में जो परफॉर्मेंस है जनता के मुद्दों को लेकर वो उतना एग्रेसिव नहीं था, वो नज़र नहीं आई और इसीलिए कांग्रेस का जो संगठन है उस लिहाज से वो अकेले ही चुनावी रण में उतरने जा रही है। और रविंद्र शिरोन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त गोवा से। रविंद्र, कांग्रेस का फैसला अकेले जाने का क्या बड़ी वजह आप देख रहे हैं वहां पर जिस तरीके के चुनावी समीकरण हैं? देखिए, आज जब दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय महासचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें साफ कर दिया कि अकेले दम पर ही कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव मैदान में जाएगी,
34 उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी गई है। तो इसके पीछे की मुख्य वजह ही मानी जा रही है कि जिस तरीके से छोटे छोटे पॉकेट्स यहाँ पर है, उन्होंने ये बात भी स्पष्ट की है कि कुछ उम्मीदवारों के साथ उनका अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, तालमेल के साथ वो लोग सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आज रात को स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी, क्योंकि कल जो है वो अंतिम दिन है नामांकन पत्र यहाँ पर दाखिल करने का। इसलिए बेहद अहम है आज की रात में किस तरीके की ये लोग स्ट्रेटेजी यहाँ पर तैयार करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 23 तारीख को जो है चुनावी घोषणा पत्र आएगा, और उस चुनावी घोषणा पत्र में अगर वो किसी उम्मीदवार को समर्थन देते हैं या किस तरीके की यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बनती है बाकी 6 सीट पर, उसके तहत जो है एक घोषणा पत्र आएगा जिसमें तमाम जो बिंदु यहाँ पर हैं, अहम मुद्दे हैं, उनको शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि राहुल गांधी उपाध्यक्ष जो हैं उनकी रैलियां यहाँ पर प्लान की जा रही हैं, और सोनिया गांधी, अगर उनका स्वास्थ्य ने साथ दिया तो सोनिया गांधी की भी रैली यहाँ पे की जाएंगी। साथ ही साथ जो स्टार प्रचारक के रूप में जो दूसरे बड़े नेता हैं उनको बुलाया जाएगा, चाहे वो सचिन पायलट हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। इसके अलावा उन्होंने विशेष तौर पर बीजेपी को जो सरकार है उसको बताया कि किस तरीके से हर मुद्दे पर उन्होंने पिछले 5 साल में यू टर्न लिया है। और चलिए, शुक्रिया रविंद्र, वहां से ताज़ा अपडेट देने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए आपका। और गोवा के बाद बात पंजाब की, जहां पर आज कैप्टन अमरिंदर सिंह और जनरल जे सिंह समेत कई उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। इस मौके पर अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर अकाली दल को चुनौती दी, तो पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने अपने इस्तीफे की खबर को सिरे से ही नकार दिया। पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल के बीच मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस ने प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लंबी सीट से कैप्टन अमरिंदर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा। उन्होंने प्रकाश सिंह बादल को उनके ही घर में मात देने का दावा भी किया है। और इत्थों खत्म करूंगा, मेरी लास्ट इलेक्शन है, ਉੱਥੇ मैं ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ, बस ਇੰਨਾ फर्क है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सबक सिखाना पड़ेगा। अमरिंदर सिंह भी हमारे अकाली दल में से गया है, इसको मिनिस्टर भी अकाली दल ने बनाया है। नवजोत सिंह सिद्धू, ये बीजेपी ने इसको उंगली पकड़ के इस जगह लाए। जो अपनी मां पार्टियों जिसने इन्होंने जिसको इतनी इज्जत दी उसको छोड़ सकते हैं, उसका पंजाब के लोग क्या एतबार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में उन्होंने कहा कि इसका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष करेंगी। अमरिंदर सिंह पटियाला से भी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को यहां से पर्चा भरा। पटियाला से पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे सिंह शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर अमरिंदर सिंह को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने भी मंगलवार को पर्चा भरा। सीएम कैंडिडेट है, मतलब एज ए आई डोंट नो, दैट इज कांग्रेस प्रेसिडेंट। साइकिल ते चलांगा, स्कूटर ते चलांगा, कार ते चलांगा, सब जगह जावांगा, गलियां कूचे जावांगा, लोगों नूं कहांगा काम करने वाले कैंडिडेट नूं वोट दियो, बाकी जेड़ा महल च बैठा है उन्होंने तकार मार के कढो। इधर टिकट बंटवारे से नाराज बताए जा रहे पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत से भी मुलाकात की। वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे की खबरों को गलत बताया। ऐसा कुछ नहीं है, आप सबकी अफवाहों का मीडिया की उपज है ये, और आप वापस ले लिया आपने? अरे मैंने दिया ही नहीं है आपको, किसने कहा? ये आपकी मीडिया की उपज है। इधर अमृतसर से नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रचार अभियान का आगाज किया। रोड शो के दौरान उनके निशाने पर एक बार फिर अकाली दल और बादल परिवार रहा। सच हक ते धर्म की स्थापना करनी है, दुष्टा ना विनाश करना है। पंजाब में बुधवार को नामांकन का आखिरी दिन है। राज्य की सभी 117 सीटों पर 4 फरवरी को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड में बीजेपी की पहली सूची के बाद बगावत तेज हो गई है। गुस्साए समर्थकों ने आज प्रदेश मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। हालांकि पार्टी का दावा है कि वो मतदान से पहले नाराज लोगों को मना लेगी। देहरादून में बीजेपी दफ्तर के सामने प्रदर्शन करते पार्टी के नाराज नेता और कार्यकर्ता। इन लोगों का आरोप है कि टिकट बंटवारे में बाहरी लोगों को तवज्जो दी गई, जबकि सालों तक पार्टी को मजबूत करने वाले लोगों की अनदेखी की गई है। हमारी गलती ऐसी कौन सी है
कि आपको स्थानीय कार्यकर्ताओं में से कोई नहीं चुना गया, आपने किसी को मौका नहीं दिया। स्थानीय कार्यकर्ताओं में कोई योग्य कार्यकर्ता नहीं आपको दिखा, जो आप जो है बाहर से आयात कर रहे हैं। हम इतने 20 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम अपने बच्चों का पेट काट काट के पार्टी को सींच रहे हैं, और आज ये स्थिति कर दी कि हमारे ऊपर भारी प्रत्यक्ष ठोक दिया है। देहरादून के अलावा राज्य की 1/4 सीटों पर कार्यकर्ता बगावत के मूड में हैं। अकेले देहरादून जिले की ही 3 सीटों पर बागी उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। टिकट बंटवारे के विरोध में 23 तारीख को स्वाभिमान रैली भी बुलाई गई है। प्रदेश बीजेपी के नेता बागियों को मना लेने की बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि पार्टी का नेतृत्व तो बड़ा संजीदा है और सबसे बातचीत के आधार पर ये सारे विषय सॉल्व हो जाएंगे और अंतिम क्षण तक सारे कार्यकर्ता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को दल बदलुओं की पार्टी करार दिया है। जो उनकी सूची है ये पूरी तरीके से दल बदलू, भाजपा द्वारा ही आरोपित भ्रष्टाचारियों, कुछ पारिवारिक सूत्रों से भरी पड़ी। बीजेपी ने सोमवार को 64 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इनमें कांग्रेस से बीजेपी में आए 10 नेताओं के साथ ही कुछ के रिश्तेदारों को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी में टिकट बंटवारे के साथ ही बगावत खुलकर सामने आ गई है। जहां कांग्रेस दिग्गज नेताओं के पार्टी छोड़ने से मुश्किल में है, वहीं बीजेपी में पैराशूट कैंडिडेट को लेकर विरोध है। कैमरामैन संतोष यादव के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, देहरादून। मणिपुर में इस बार एरोम शर्मिला की पार्टी पीपल्स रेजिडेंस एंड जस्टिस अलायंस भी चुनाव मैदान में उतर रही है और वो राज्य की राजनीति को नई दिशा देना चाहती है। साथ ही राज्य से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाने की मांग उनका मुख्य चुनावी मुद्दा है। एरोम से बातचीत की हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने। मणिपुर की लौ महिला एरोम शर्मिला 16 साल तक भूख हड़ताल पर थी। इस विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारना चाहती हैं और वे खुद भी लड़ना चाहती हैं। What is your agenda for this assembly election? Focus will be on repeal of AFSPA as well as bringing right to justice to all. So why only AFSPA you want to put as your agenda? As for me, I want to focus on AFSPA repeal, the draconian law in a democratic country. Do you plan to make an alliance with any other party or you want to fight the election alone? Left Party front consisting of around 7 different parties suggested us to join them for a pre-poll alliance. It's also good for making the government. How many candidates are you going to field in this election? For our party right now, only 6 candidates. Election requires lots of money and resources. Do you think that you can manage all those things? We want to come to see real democracy in the society. We really want to depend on people's support. एरोम शर्मिला राजनीति में जो कदम रख रही हैं उसका कुछ न कुछ प्रभाव इस चुनाव पर पड़ेगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ इम्फाल से अखिलेश सुमन। पाकिस्तान अगर भारत से बातचीत चाहता है तो उसे आतंकवाद से दूर होना होगा। रायसीना डायलॉग सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर जोर देते हुए बात कही। नरेंद्र मोदी ने कहा कि शांति और तरक्की के लिए हितों में संवेदनशीलता और सम्मान बेहद जरूरी है। दक्षिण एशिया में शांति सिर्फ भारत नहीं ला सकता, इसके लिए पाकिस्तान को आतंक का रास्ता छोड़ना होगा। रायसीना डायलॉग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और हिंसा को शह देने वाले देशों को अलग थलग कर देना चाहिए। इंडिया alone cannot walk the path of peace. It also has to be Pakistan's journey to make. Pakistan must walk away from terror if it wants to work towards dialogue with India. नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में कई वजहों से लगातार बदलाव हो रहा है। प्रधानमंत्री का कहना है कि भारत के विकास से दुनिया का विकास जुड़ा हुआ है। India's sustained rise, as much as India needs
the world. Our desire to change our country has an indivisible link with the external world. सम्मेलन में 65 देशों के 250 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा देश विदेश की कई जानी मानी हस्तियां भी शिरकत कर रही हैं। सम्मेलन 19 जनवरी तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं बर्फबारी और मौसम के हाल के साथ। नमस्कार। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इन दिनों हर तरफ बर्फ की चादर बिछी है। जम्मू कश्मीर में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है, जिसके चलते श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद है। हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। वैष्णो देवी की पहाड़ियों पर 4 से 5 फीट तक बर्फ जमी है। गुलमर्ग में 53 सेंटीमीटर बर्फ गिरी है। श्रीनगर में 7.4 सेंटीमीटर, पहलगांव में 3.5, कोकेनाग में 7.5 और कुपवाड़ा में 8 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के अलावा कुफरी और नारकंडा में बर्फबारी जारी है। हिमपात की वजह से लाहौल, किन्नौर, पांगी, भरमौर और शिमला का ऊपरी इलाका, कुल्लू और सिरमौर राज्य के दूसरे हिस्सों से कटा हुआ है। कई इलाकों में बिजली और जलापूर्ति बाधित होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी तो बहुत परेशानी होती है जी। ठंड भी है दुनिया भर की, जैसे सुबह आने जाने के लिए भी दिक्कत ही होती है। ठंड में गिरने का, फिसलने का, काम करने भी काफ़ी दूर जाना पड़ता है। बर्फबारी का असर पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में सुबह का तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया। के कारण बहुत सारी दिक्कतें रही। विजिबिलिटी बहुत है, बहुत कम दिखाई दे रहा है और पास की बहुत ही नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा है। उससे क्या नाम है, व्हीकल चलाने में बहुत परेशानी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन तक बादल छाए रहने और ठंडी हवाएं चलने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।